जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का AWA अग्निवीर विथ आनंद के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों की आज जो रणभूमि सीरीज है उसकी चौथी क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हम करा चुके हैं आप लोगों को। 2 क्लास में आप लोगों का प्रोटीन पूरा खत्म, 2 क्लास में आप लोगों का पूरा विटामिन खत्म कर चुके हैं। उसके बाद तीसरी क्लास में आप लोगों के भोजन के स्रोत में जो आप लोग का कार्बोहाइड्रेट तक वहां तक पढ़ा दिए थे। अब आप लोगों का जो आगे का आज का जो क्लास है इसमें आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताएंगे और कितना क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में प्रोटीन से बनता है और वसा से बनता है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और जो क्वेश्चन बनता है उसको लास्ट में हम कराएंगे भी, कैसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। तो जो लोग अभी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल का आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर शेयर नहीं कर रहे हैं भाई तो शेयर भी कर दिया करिए, ठीक ना। तो चलिए फिर हम आप लोगों को क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का क्या रहेगा, तो आज आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताएंगे। प्रोटीन से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मान लीजिए प्रोटीन से भी आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं। तो प्रोटीन के बारे में देखिए, प्रोटीन के बारे में तो सभी लोगों को पता है क्योंकि सभी लोग प्रोटीन लेते हैं। तो जो आपके एग्जाम में प्रोटीन से पूछता है कैसा कैसा क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम आप लोगों को आज अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो देखिए, ऊर्जा की मात्रा अगर हम प्रोटीन को लेंगे तो कितना प्रोटीन लेंगे तो कितनी ऊर्जा हमको मिलेगी। तो देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 ऊर्जा मिलती है। मतलब हम अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो हमको 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आप लोग सही उत्तर क्या करिएगा, 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, ठीक। उसका देखिए, इसका निर्माण कैसे होता है प्रोटीन का। तो देखिए, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। देखिए, आप लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट था वह किससे मिलकर बनता था, तो वह 3 चीजों से मिलकर बनता था। एक होता था कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्या होता था आप लोगों का, तो ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता था। देखिए, इसमें कुछ लोग कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता था, कार्बन, हाइड्रोजन और आप लोगों का ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन में एक चीज बढ़ गई है, और प्रोटीन में एक चीज बढ़ी कौन सी है, तो आप लोगों की नाइट्रोजन ऐड हो गई है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके साथ साथ नाइट्रोजन, इन चारों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है, तो प्रोटीन बनता है। इससे भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, अन्य नाम, प्रोटीन को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, बॉडी बिल्डिंग पदार्थ अगर पूछेगा कि बॉडी बिल्डिंग पदार्थ किस पूछेगा कि बॉडी बिल्डिंग पदार्थ किस तत्व को या किसको और अन्य नाम से जाना जाता है, तो प्रोटीन को हम लोग जानते हैं। और देखिए, शरीर निर्माण करता है, यह शरीर निर्माण करने के लिए सहयोगी होता है, अत्यंत सहयोगी होता है। फिर देखिए, इसके कार्य क्या है, जो प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। देखिए, प्रोटीन हम आप लोगों को जो बताए थे भोजन के स्रोत या भोजन के वर्गीकरण तीनों प्रकार में। तो देखिए, ऊर्जा प्रदान करने में भी प्रोटीन था, शरीर निर्माण करने में भी प्रोटीन था, और आप लोगों का जो टूटी फूटी हड्डियां थी उसको रिकवर करने में प्रोटीन उपयोगी था। और रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसमें प्रोटीन था आप लोगों का। तो ये दिया है कि इसका कार्य क्या है कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। प्रोटीन का सबसे आवश्यक कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, तो टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करता है। जैसे टूटी फूटी, जैसे कि चोट लग गई, हड्डी टूट गई या कहीं चोट लग गया, तो उसकी मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन के द्वारा ही होती है हमारे शरीर में। अगर पूछेगा हमारे शरीर में अगर चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो अगर ऑप्शन में प्रोटीन दिया रहेगा तो आप लोग प्रोटीन सही करिएगा, ठीक। उसका देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। महत्वपूर्ण तथ्य है बॉक्स में, नाइट्रोजन किस पोषक पदार्थ का घटक है। अगर महत्वपूर्ण तथ्य पूछ देगा, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है कि नाइट्रोजन किस पोषक, देखिए पूछा क्या है कि किस पोषक पदार्थ का घटक है। देखिए, पूछेगा कि नाइट्रोजन किस पोषक पदार्थ का घटक
माना जाता है या है, तो आप लोग दोस्तों आंसर क्या करिएगा, तो प्रोटीन का घटक माना जाता है नाइट्रोजन। ठीक ना, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से जो ऑप्शन दिया है पूछ देगा इनमें से कौन सा एक प्रोटीन का घटक माना जाता है, तो अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन रहेगा तो उसको आप लोग सही आंसर करिएगा। ठीक, एक बार फिर बता दे रहे हैं, प्रोटीन अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन किन से मिलने से बनता है, तो एक हो गया आप लोगों का कार्बन, और दूसरा एक कार्बन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा आप लोगों का हो जाएगा ऑक्सीजन, और चौथा इसमें ऐड हो गया है तो नाइट्रोजन। इन चारों चीजों से मिलकर आप लोगों का प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, तो टूटी फूटी हड्डियों या चोट जो लग जाती है उसकी मरम्मत हमारे शरीर में करता है। और फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि नाइट्रोजन किस पोषक तत्व का उदाहरण है, पोषक तत्व का घटक है, तो किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेगा, तो प्रोटीन का है। ठीक ना, चलिए आगे फिर चलते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, या दे देगा कि सर्वाधिक प्रोटीन पाने को, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन जिसमें पाया जाता है उसको घटते क्रम में लगाइए। तो इस तरह क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट पूछ देता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, या सबसे कम प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो सबसे कम तो बहुत कम आता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ठीक ना, तो देखिए प्रोटीन की मात्रा के आधार पर मुख्य स्रोत का क्रम इस प्रकार है, और देखिए किस क्रम में है, तो घटते क्रम में प्रोटीन का स्रोत है। घटते क्रम में मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखिए अभी लोग सबसे ज्यादा किस में जानते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग सोयाबीन में जानते हैं कि सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में ऑप्शन सोयाबीन तक ही आता है, उससे ज्यादा किसमें और सब प्रोटीन पाया जाता है उसको भी देख लीजिए। अगर एग्जामिनर सोयाबीन न देके और भी कुछ दे सकता है, तो उसको देखिए सबसे ज्यादा किसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो देखिए क्लोरेला शैवाल, क्लोरेला शैवाल जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो 72% आप लोगों का क्लोरेला शैवाल में पाया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा किसमें है, तो स्पाइरुलिना शैवाल, जो आप लोगों का स्पाइरुलिना शैवाल है उसमें भी आप लोगों का कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 65% आप लोगों का प्रोटीन पाया जाता है। फिर आप लोग का तीसरा देखिए, तीसरे पे कौन आता है, तो मशरूम कवक, उसमें कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 52%, मतलब 52% आप लोगों का मशरूम कवक में पाया जाता है। फिर आगे, फिर उसके बाद आप लोगों का आता है तो सोयाबीन आता है। सोयाबीन में कितना पाया जाता है, तो 42, मतलब 42% आप लोगों का पाया जाता है। उसके बाद फिर आप लोगों का दाल में पाया जाता है, दाल में 20 से 25% पाया जाता है। और उसके बाद फिर आप लोगों का अंडा आता है, अंडा में आप लोगों का 11% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, तो ये आप लोगों के हो गए प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है और घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, अगर सोयाबीन न दे ऑप्शन में, दाल न दे, अंडा न दे, अगर दे देगा क्लोरेला शैवाल दे देगा, तो सबसे ज्यादा क्लोरेला शैवाल में पाया जाता है। उसके बाद स्पाइरुलिना शैवाल में पाया जाता है प्रोटीन। उसके बाद मशरूम कवक है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तब चौथे नंबर पे आता है आप लोगों का सोयाबीन। तो देखिए ज्यादातर एग्जामिनर सोयाबीन तक ही सीमित रहता है। अगर सोयाबीन न देगा, अगर उसको क्वेश्चन हार्ड बनाना रहेगा, क्योंकि देखिए सोयाबीन बार बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको जब चेंज करने की मूड में रहता है ना, तो इससे अपर लेवल का पूछ देता है इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो सोयाबीन अगर नहीं देगा तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन दे देगा आप लोगों का, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोगों को करा रहे हैं हम। तो देखिए एक बार फिर आप लोग बता देंगे सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो क्लोरेला शैवाल, उसके बाद स्पाइरुलिना शैवाल, फिर मशरूम कवक, फिर हो जाएगा चौथा सोयाबीन, पांचवा में दाल, और छठे में आप लोगों का अंडा आ जाएगा। तो हो गया आप लोगों के सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, उसको घटते हुए क्रम में लगाए हैं। सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब आगे देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, मतलब अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, इससे भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सामान्य तथ्य क्या है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले दोनों रोग हैं। कौन कौन से हैं दोनों रोग, तो एक देखिए दोनों रोग कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया मैरास्मस, और दूसरा हो गया आप लोगों का क्वाशियोकोर।
मैरास्मस और क्वासियोकोर आप लोगों का प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछ देगा कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो या तो ऑप्शन में दे देगा मैरास्मस दे देगा, या तो ऑप्शन में दे देगा आप लोगों का क्वासियोकोर। यह दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए पहला देखते हैं आप लोगों का मैरास्मस। यह रोग 0 से 1, यह रोग जो होता है मैरास्मस किस में होता है, तो 1 साल के बच्चे, 1 वर्ष के बच्चे में होता है। मतलब 0 से लेके 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, इन बच्चों के अंदर कौन सा रोग होता है, तो मैरास्मस होता है। और यह रोग प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। जो यह रोग होता है प्रोटीन की कमी से होता ही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी रोग होता है मैरास्मस। और कितने वर्ष के बच्चों में होता है, तो 1 वर्ष के बच्चों में यह रोग पाया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा प्रकार देखिए जो क्वासियोकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी से, यह 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता है। मतलब जो क्वासियोकोर रोग है यह 1 से 5 वर्ष के बच्चों के अंतर्गत होता है यह रोग, और उसमें देखा गया है, पाया गया भी, होता भी है। और यह केवल प्रोटीन की कमी से होता है। जो आप लोगों का मैरास्मस रोग है यह प्रोटीन के अलावा आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी होता है। लेकिन जो क्वासियोकोर रोग है यह 1 से 5 साल के बच्चों के अंदर ही होता है, और यह केवल प्रोटीन की कमी से ही रोग होता है। ठीक ना, तो फिर से एक बार इसको बता दे रहे हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो कितने प्रकार का रोग होता है, 2 रोग होता है। तो 2 रोग कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा आप लोग का मैरास्मस रोग, जो 1 वर्ष के अंदर बच्चों के अंदर जो होने वाला रोग होता है मैरास्मस होता है, और यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। और जो क्वासियोकोर है यह केवल प्रोटीन की कमी से होता है, और 1 से 5 वर्ष के बच्चों के अंतर्गत होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख प्रोटीन थोड़ा देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो देखिए प्रोटीन को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रोटीन को कितने श्रेणियों में, मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो 4 मुख्य श्रेणियों में प्रोटीन को विभाजित किया गया है। तो देखिए पहला जो विभाजित किया गया प्रकार है प्रोटीन का, तो पोषक प्रोटीन है। पहला प्रकार क्या है उसका है, तो पोषक प्रोटीन है। यह विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन है। पहला उसका प्रकार क्या प्रोटीन का, देखो इसको 4 मुख्य प्रकार में विभाजित किया गया है। तो पहले प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रकार क्या है इसका है, पोषक प्रोटीन। यह किस में पाया जाता है, तो खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो कौन कौन सा होता है, तो देखिए सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो सोया प्रोटीन पाया जाता है। और यह किस में आता है, तो पोषक प्रोटीन में आता है। उसके बाद देखिए दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोलेमिन पाया जाता है। फिर देखिए तीसरा जो अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्बुमिन पाया जाता है। और देखिए चौथा जो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और मक्का में जाइंस और जीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जीन, यह प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या करेगा आप लोग, सोया प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछेगा दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोलेमिन पाया जाता है। अगर पूछ देगा अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्बुमिन पाया जाता है। अगर पूछ देगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछ देगा मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मक्का में दोस्तों आप लोगों का कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो जाइंस प्रोटीन पाया जाता है। इसका उल्टा भी देके पूछ देगा सोया प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दोस्तों आप क्या आंसर करेंगे, सोया प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। अगर पूछ देगा प्रोलेमिन प्रोटीन जो किस में पाया जाता है, तो दाल में पाया जाता है। अगर पूछेगा एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो अंडा में पाया जाता है। अगर पूछेगा केसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो केसीन प्रोटीन आप लोगों का दूध में पाया जाता है। अगर फिर पूछेगा जाइंस प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या करिएगा दोस्तों, तो मक्का में पाया जाता है। ठीक ना, और ये सब प्रोटीन किसके अंतर्गत आते हैं, तो पोषक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, जो किसमें मिलते हैं, तो खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। अब चलिए दूसरा प्रकार इसको देख लेते हैं। तो देखिए संरचनात्मक प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन का दूसरा प्रकार क्या है, संरचनात्मक प्रोटीन है। और यह शरीर के अंगों और ऊतकों की संरचना का निर्माण करते हैं। जो आप लोग के संरचनात्मक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, यह क्या करते हैं, शरीर के अंगों और ऊतकों की संरचना का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कौन से प्रोटीन होते हैं, तो देखिए एक
अस्थि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हड्डी प्रोटीन, तो इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसिन। उसका देखिए मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन। उसका देखिए रक्त में कौन सी, तो एल्बुमिन। रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो एल्बुमिन। और ये जितने भी प्रोटीन है ना, ये सब किसमें, ये हमारे शरीर की संरचना बनाने में मदद करते हैं। जो ओसिन प्रोटीन है ये हमारे हड्डियों में पाई जाती है और शरीर की संरचना बनाने में उपयोगी होती है। और देखिए मायोसिन जो प्रोटीन है यह मांसपेशी में पाई जाती है। ठीक, उसका देखिए एल्बुमिन आप लोगों का रक्त में भी पाया जाता है। अंडे के साथ साथ एल्बुमिन किसमें पाया जाता है, तो रक्त में भी पाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। इसमें अगर लेकिन दोनों तो ऑप्शन में नहीं देगा, कभी कभी या तो दे देगा एल्बुमिन किसमें पाया जाता है, तो या तो अंडा ऑप्शन रहेगा या तो आप लोगों का रक्त रहेगा। ठीक ना, इसको देख लीजिएगा। उसका देखिए हिस्टोन, हिस्टोन किसमें पाया जाता है, तो गुणसूत्र में पाया जाता है। और देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें क्या दिया है, बाल, नाखून, खुर, सिंग, चोंच और सल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में कि कीरेटिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो या तो ऑप्शन देगा बाल, या देगा नाखून, या दे देगा खुर, या दे देगा सिंग, या चोंच, या सल्क। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। और ये जितने भी प्रोटीन आप लोगों को कराए हैं, जैसे ओसिन हो गया, मायोसिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, हिस्टोन हो गया और कीरेटिन हो गया, तो ये कौन सी प्रोटीन होते हैं, तो ये संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। और हमारे शरीर की संरचना, जो हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, उसमें हम लोग की सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, तो हो गया दूसरा प्रकार। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आप लोग की रेशेदार प्रोटीन जो होती है, तीसरा प्रकार क्या है इसका, तो रेशेदार प्रोटीन है। इसका देखिए तो कोलेजन है, एक सब प्रोटीन है, जंतुओं में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन है। जो रेशेदार प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन होती है, तो कोलेजन प्रोटीन होती है। और एक कहाँ पे पाई जाती है, तो जंतुओं में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन होती है। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा कि जो रेशेदार प्रोटीन है जंतुओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो कोलेजन प्रोटीन है। ठीक ना। फिर देखिए आप लोगों का चौथा प्रोटीन क्या है, तो रक्षित प्रोटीन है। मतलब यह क्या करती है रक्षित प्रोटीन, ये शरीर की सुरक्षा और रक्त परिसंचरण से जुड़े होते हैं। यह जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर के सुरक्षा और रक्त परिसंचरण से जुड़े होते हैं। तो कौन से प्रोटीन होते हैं पहले, तो पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। प्रोटीन पहला क्या है कि फाइब्रिनोजेन व प्रोथ्रोम्बिक। फाइब्रिनोजेन व प्रोथ्रोम्बिक प्रोटीन है, जो कहां पे बनता है, जो हमारे शरीर को रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। उसका देखिए दूसरा क्या है, हिपेरिन। हिपेरिन जो प्रोटीन है यह रक्त को जमने में रोकती है, रक्त को जमने से रोकती है, जमने में नहीं सॉरी, जमने से रोकती है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा रक्त को जमने से कौन सी प्रोटीन रोकती है, तो करेक्ट आंसर क्या करेगा, हिपेरिन प्रोटीन है जो रक्त को जमने से रोकती है। और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिक प्रोटीन जो उसका कार्य क्या रहता है, तो रक्त का थक्का बनाती है। और ये जो प्रोटीन दोनों है हमारे शरीर की सुरक्षा और रक्त परिसंचरण से जुड़े होते हैं। और ये किसमें आते हैं, तो रक्षित प्रोटीन में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के प्रोटीन के 4 प्रकार। इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। और हो सके तो जितना भी करा रहे हैं इसका शॉर्ट नोट्स जिस तरह करा रहे हैं इसी तरह अगर अपने हाथ से लिख के खुद नोट्स बनाएंगे प्रॉपर ना, अगर उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आप बहुत जल्दी उसको याद कर लेंगे। क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई कुछ भी कहानी या कुछ भी शब्द बहुत जल्दी याद होता है, उसको बहुत जल्दी आदमी पकड़ता है। तो ऐसा अपना थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। एक आप नोट्स लीजिए, रफ ले लीजिए, जो भी कुछ उससे आप अपने से खुद को लिखने की कोशिश करिए। और लिख के जब याद करेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आप लोगों का प्रोटीन तो खत्म होगा, अब आया आप लोगों का वसा। वसा क्या होती है, उसके प्रकार क्या है, कौन कौन सी वसा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और कौन की वसा कहाँ पे मिलती है, जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको हम आप लोगों को पूरा कवर कराएंगे वसा से। तो देखिए वसा के प्रकार क्या है, तो वसा को उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। वसा जो है उसके प्रकार कितने हैं, तो उसकी भौतिक अवस्था दिया है कि उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब जो उसकी भौतिक अवस्था है उसके आधार पर
दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो पहला उसका भाग या प्रकार क्या है, तो संतृप्त अवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। संतृप्त अवस्था जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। और ठोस वसा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस वसा। पहला प्रकार क्या है, पहला भाग संतृप्त वसा, सेचुरेटेड फैट्स और ठोस वसा। देखिए क्या है कि यह सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होती है। मतलब यह जो सामान्य ताप पर ही ठोस अवस्था में हो जाती है। इसको उस जो समान ताप से उससे ऊपर नहीं करना पड़ता है, समान ताप पर ही ठोस अवस्था में हो जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड फैट्स, ठीक ना। तो देखिए नोट क्या है कि इसका ज्यादा सेवन नुकसानदायक है। अगर संतृप्त वसा, ठोस वसा का हम लोग ज्यादा सेवन करेंगे तो ज्यादा बहुत नुकसानदायक होती है। और देखिए इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो सेचुरेटेड ठोस वसा में कौन पहले आती है, तो आप लोग क्या आ जाएगी घी, दूसरा आप लोग का आ जाएगा मक्खन, तीसरा आ जाएगा जंतु वसा, चौथा है नारियल का तेल, और पांचवा है आप लोगों का चीड़ का तेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाम ऑयल भी बोलते हैं, ठीक ना। अगर पूछ देगा आप लोगों का कि संतृप्त वसा इनमें से कौन से हैं, तो ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा घी, या तो दिया रहेगा मक्खन, या तो दिया रहेगा जंतु वसा, या तो दिया रहेगा नारियल का तेल, या तो दिया रहेगा चीड़ का तेल, ठीक ना। तो ये कौन, ये जो जितने प्रकार हैं किसमें आते हैं, तो आप लोग के सेचुरेटेड फैट्स मतलब संतृप्त वसा में आते हैं, जो सामान्य ताप पर ही ठोस अवस्था में हो जाती है। और इसका ज्यादा अगर हम लोग सेवन करेंगे तो नुकसानदायक होता है, ठीक है। पहली प्रकार हो गई वसा की। अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा प्रकार क्या है इसका है, तो असंतृप्त वसा है। दूसरा प्रकार क्या है, तो असंतृप्त वसा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्रव अवस्था बोलते हैं। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि असंतृप्त वसा कौन से होती है, तो असंतृप्त वसा हमेशा द्रव अवस्था में होती है। और इसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड फैट्स हो जाएगा इसका। और विशेषता क्या इसकी है, यह सामान्य ताप रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है। मतलब जो सेचुरेटेड फैट्स थी, जो संतृप्त वसा थी, वो आप लोगों की सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में हो जाती है, लेकिन यह सामान्य ताप पर आप अपनी द्रव अवस्था में ही होती है। और देखिए इसमें कौन कौन आते हैं, तो सभी वनस्पति तेल, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो सभी वनस्पति तेल। और वनस्पति तेल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो देखिए जैसे सोयाबीन हो गया आप लोगों का, मूंगफली हो गया, और सरसों हो गया। उसके बाद देखिए सूरजमुखी, ये आप लोगों के सभी वनस्पति तेल हैं। और ये किसमें आते हैं, तो आप लोग के आ जाएंगे और संतृप्त वसा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद फिर देखिए मछली की यकृत का तेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड लीवर ऑयल, ये भी आप लोग के किस में आएगी, तो आप लोगों की असंतृप्त वसा में आएगी, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में ही पाई जाती है, ठीक ना। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि वनस्पति तेल वसा के किस प्रकार की अवस्था में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो असंतृप्त अवस्था में पाई जाती है। अगर दे देगा आप लोग के एग्जाम में कि सोयाबीन का तेल किस वसा का प्रकार है, तो किस वसा का प्रकार है, असंतृप्त वसा का प्रकार है, ठीक। उसके बाद देगा मूंगफली दे देगा, तो वो भी असंतृप्त वसा का प्रकार है। या दे देगा सूरजमुखी या सरसों का तेल किसका प्रकार है, तो असंतृप्त वसा का प्रकार है। या दे देगा सभी वनस्पति तेल तो वो भी असंतृप्त वसा में पाए जाते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी दे सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मछली के यकृत का तेल। तो मछली के यकृत का तेल किसमें आता है, तो असंतृप्त वसा के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना। तो आप लोग के वसा के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है आप लोग का, तो पहला प्रकार है आप लोग का संतृप्त वसा, जो आप लोग की समान ताप पर ही ठोस अवस्था में होती है। अगर उसका हम ज्यादा सेवन करेंगे तो नुकसानदायक होता है। उसके प्रकार में आप लोग कौन कौन से आते हैं, तो घी हो गया आप लोगों का, घी हो गया, मक्खन हो गया, जंतु वसा हो गई, और नारियल का तेल और चीड़ का तेल, ये आप लोगों के संतृप्त वसा में आते हैं। और दूसरा प्रकार क्या है वसा का, तो दूसरा प्रकार आप लोगों का है और संतृप्त वसा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव वसा। और यह सामान्य ताप पर देखिए द्रव अवस्था में ही होती है, यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। और यह सभी वनस्पति तेल इसमें आते हैं, जैसे सोयाबीन, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर पूछेगा मछली के यकृत का तेल वसा के किस अवस्था में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो असंतृप्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया आप लोगों के वसा के प्रकार। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आप लोगों की, वसा की महत्वपूर्ण तथ्य, इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जो भूरी वसा है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो भूरी वसा आप लोगों की ऊंट व छोटे बच्चों में भूरी वसा पाई जाती है। अगर आप लोगों के एग्जाम या प्रश्न में क्वेश्चन पूछेगा कि भूरी वसा कहाँ पे पाई जाती है, तो भूरी वसा ऊंट में या छोटे बच्चों में भूरी वसा पाई जाती है। फिर आ जाएगा ब्लबर, ब्लबर इसको बोलते हैं, ब्लबर। जो आप लोगों की ब्लबर है वो कहाँ पाई जाती है, तो ब्लबर जो वसा है वो हाथी की त्वचा के नीचे वसा का मोटा आवरण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। ब्लबर जो है यह हाथी की, जो कभी भी आप लोग हाथी को जाके देखिएगा, उसकी चमड़ी को टच करिएगा तो देखिए कितना कठोर होता है, तो उसके नीचे जो वसा पाई जाती है वो कौन सी वसा होती है, तो आप लोगों की ब्लबर वसा पाई जाती है। फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्वाधिक वसा की मात्रा, अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वाधिक वसा की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, लेकिन अगर पूछ देगा किस प्रकार की भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो किस प्रकार के दूध में, तो एक भदावरी नस्ल की आप लोगों की भैंस आती है, उसमें आप लोगों की वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछेगा कि किस प्रकार की भैंस की, जो भैंस में तो पाई जाती है, लेकिन कौन भैंस की ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, तो एक आती है आप लोगों की भदावरी नस्ल की भैंस, उसमें उसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। उसका देखिए, और गाय में किसमें पाई जाती है, तो गाय की जो जर्सी नस्ल होती है, जो गाय की जो जर्सी नस्ल पाई जाती है, उसमें आप लोगों की गाय की जर्सी नस्ल के दूध में भी वसा अधिक होती है। अगर पूछेगा, देखिए भैंस तो में पाई जाती भैंस में, लेकिन पूछेगा अगर गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें जिसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या करेगा आप लोग, जो जर्सी नस्ल की गाय होती है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर देखिए वसा के प्रभाव, वसा के प्रभाव को देख लीजिए। वसा की अधिकता से क्या होता है, अगर वसा अधिक हो जाए किसी के भी शरीर में, जैसे हमारे शरीर में या किसी के या जंतु के शरीर में या कोई अदर मनुष्य के शरीर में अगर वसा अधिक हो जाती है, तो उसका क्या फायदा रहता है, फायदा या नुकसान क्या होता है, तो मोटापा होता है। अगर वसा की चीज अगर आप लोग ज्यादा यूज करेंगे ना, अगर वसा आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगी, अत्यधिक होने लगेगी, तो आपकी शरीर मोटापा मतलब मोट होने लगेगी। ठीक ना। उसका देखिए अगर वसा की कमी होगी तो शरीर क्या आती है, तो वसा की अगर कमी हो जाएगी तो देखिए अगर ज्यादा होगी तो मोटापा आएगा, अगर कमी होगी तो दुबला पतला हो जाएंगे। तो वही है कि अगर कमी होगी तो शरीर दुबला पतला हो जाता है। उसके बाद देखिए नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा है कि गाय व भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा कि गाय और भैंस, अगर पूछेगा गाय और भैंस इन दोनों के दूध में किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेगा, सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है, तो आप लोगों की वसा भैंस के दूध में पाई जाती है। अभी दिखाए थे ना भैंस के दूध में, भैंस के दूध में जो सर्वाधिक होती है मात्रा, वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। और किस प्रकार की भैंस के दूध में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो भदावरी जो भैंस होती है उसमें सबसे ज्यादा जो दूध देती है, तो उसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। ठीक ना, तो हो गया आप लोगों के वसा महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए अब आ गया आप लोगों के थोड़ा सा खनिज लवण, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है खनिज लवण। तो देखिए खनिज लवण कुल संख्या कितनी है, तो खनिज लवण की तो 17 है, 17 खनिज लवण है। तो अब देखिए इसमें पहला प्रकार क्या है कि दीर्घ मात्रिक खनिज लवण की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो उसका देखिए सूक्ष्म मात्रिक जो खनिज लवण है उनकी संख्या कितनी है, तो 10 है। ठीक ना। विशेषता क्या है देखिए, तो देखिए इनके शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। जो दीर्घ मात्रिक होते हैं खनिज लवण, इनकी शरीर को, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और उनकी संख्या कितनी होती है, तो केवल 7 ही प्रकार के होते हैं। दीर्घ मात्रिक जो खनिज लवण हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, और इनकी मात्रा, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को सबसे ज्यादा होती है। और दूसरा क्या है कि सूक्ष्म मात्रिक है, और इसको हम बताते हैं सूक्ष्म मात्रिक क्या होता है, छोटा, छोटा मतलब
कम मात्रा में जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो उनकी संख्या कितनी है, तो 10 प्रकार के होते हैं। और इनकी विशेषता क्या है कि इनकी शरीर को कम मात्रा में, देखिए लिखा है ना, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो चलिए आज पहले दीर्घ मात्रिक को देख लेते हैं। तो दीर्घ मात्रिक में देखिए पहला क्या है, तो सोडियम है, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए पोटेशियम है, फिर आपका कैल्शियम है, फिर चौथा देखिए मैग्नीशियम है, और पांचवा आप लोग का फास्फोरस है, और छठा आप लोग का क्लोरीन है, और सातवां आप लोग का सल्फर है। देखिए इससे क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग के एग्जाम में, या प्रश्न पूछ देगा कि हमारे शरीर को किस सबसे ज्यादा अधिक किस खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो इसमें से देखिए सबसे ज्यादा इसमें से कोई भी 7 में से कोई एक दे देगा, ठीक है, उसको आप लोग करिएगा। तो कौन कौन से है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, और आप लोगों का आ जाएगा तो सल्फर आ जाएगा। ये आप लोगों को, ये हमारे दीर्घ मात्रिक खनिज लवण है, और इसकी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और देखिए सूक्ष्म मात्रिक में 10 प्रकार होते हैं, तो इसको देख लीजिए। तो पहले पे क्या है, लोहा, दूसरे पे जस्ता, तीसरा आप लोगों का कोबाल्ट हो जाएगा, चौथा आप लोगों का क्रोमियम, पांचवा आप लोगों का आयोडीन, छठा मोली ब्लेडनम, और सातवां तांबा, आठवां मैग्नीज, नौवां आप लोगों का सेलेनियस, और 10वां आप लोगों का आ जाएगा फ्लोरीन। ये जितने भी है ना, ये जो जितने भी खनिज लवण है, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिसकी, कौन से ऐसे खनिज लवण हैं जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम होती है। तो ऑप्शन में इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा, ठीक है। और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता कौन से खनिज लवण की है, और सबसे ज्यादा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को कौन सी है, ठीक है। इससे पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या आप लोगों की 7 होती है, और जो सूक्ष्म मात्रिक है इनकी संख्या 10 होती है, और खनिज लवण की कुल संख्या कितनी है, तो 17 होती है, ठीक ना। चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य इससे भी देख लेते हैं। तो देखिए लोहा, फाइबर और जल के बारे में देखिए, सर्वाधिक लोहे की मात्रा, अगर आप लोग के एग्जाम में पूछेगा कि सर्वाधिक लोहे की मात्रा किस में पाई जाती है, किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है सर्वाधिक लोहे की मात्रा, तो किस में पाई जाती है आप लोगों के, तो पालक में पाई जाती है। फिर पूछेगा सर्वाधिक फाइबर पाया जाता है, अगर पूछेगा सर्वाधिक फाइबर किस में पाया जाता है, तो सही आंसर क्या करेगा, तो पादप से प्राप्त उत्पाद, मतलब पौधों से जो प्राप्त होते हैं उनसे प्राप्त होती है। तो पौधों जैसे सब्जी हो गया आप लोगों का, फल हो गया आप लोगों का, सलाद हो गया, इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों का सर्वाधिक फाइबर पाया जाता है। फिर देखिए फाइबर का कार्य क्या होता है, तो फाइबर जो आप लोगों का अपच होता है, जैसे नहीं लोग बोलते हैं कि अपच हो जाएगा इतना मत खाना खाइए, तो जो अपच हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसको दूर करता है, ठीक। उसका देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 70% होनी चाहिए, और जल की अगर कमी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो निर्जलीकरण बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक। उसका देखिए सर्वाधिक जल की मात्रा हो जाएगी किसमें मिलती है, तो तरबूज में सबसे ज्यादा मिलती है। अगर जल की कमी हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो निर्जलीकरण बोलते हैं हमारे शरीर में। और अगर पूछेगा कि सर्वाधिक जल की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है, कौन से फल में, तो तरबूज में पाई जाती है। प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति को पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, अगर इससे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए, तो 4 से 5 लीटर उसको पानी पीना चाहिए प्रतिदिन, अगर स्वस्थ रहना है तब, ठीक ना। तो एक बार इसको आप लोगों को फिर बता दे रहे हैं कि जो पालक है इसमें सर्वाधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है, और जो सब्जी है, फल है, सलाद है, पादप पौधों से जो प्राप्त होते हैं हमको, उसमें सर्वाधिक फाइबर पाया जाता है। और फाइबर का उपयोग किस लिए होता है, किस लिए हम लोग करते हैं, इसकी क्या सहायता करता है हमारे शरीर के लिए, तो अपच को दूर करता है, पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। और मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 70% अनिवार्य होनी चाहिए। और जल की कमी अगर हो जाएगी मानव शरीर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो निर्जलीकरण बोलते हैं। और सर्वाधिक जल की मात्रा किसमें पाई जाती है, किस फल में, तो तरबूज में पाई जाती है। और प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, या कितना पानी वो पीता है, तो 4 से 5 लीटर वो पानी लेता है, ठीक ना। तो हो गए आप लोगों के महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों के है, देखिए आप लोगों के आज क्या क्या पढ़ाए थे, तो आप लोगों का आज वसा पढ़ाए हैं, वसा के प्रकार पढ़ाए हैं, प्रोटीन पढ़ाए हैं, फिर आप लोगों के खनिज लवण। तो इतना आप लोगों का जितना भी पढ़ा है इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। और आगे आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आप लोगों को बन के आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, उसको भी हम करा रहे हैं आप लोगों के लिए।
चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे बनता है आप लोगों के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा वसा का स्रोत सामान्य ताप रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहता है और जिसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अब देखिए आ गया क्वेश्चन ना, कौन सा ऐसा वसा का स्रोत सामान्य ताप पर जो संतृप्त अवस्था में हो, संतृप्त अवस्था का प्रकार हो, ठीक ना, और जिसका अधिक अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो देखिए सरसों का तेल ये असंतृप्त अवस्था में है, सोयाबीन का तेल ये असंतृप्त अवस्था में है, और सूरजमुखी का तेल असंतृप्त अवस्था में है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या है, तो नारियल का तेल जो है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए अब दूसरा क्या है, इसमें पूछा है मछली के यकृत का तेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड लिवर ऑयल, सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है और किस प्रकार की वसा है। देखिए अभी हम आप लोगों को बताए थे और इससे क्वेश्चन बन के भी आ गया है, इससे क्वेश्चन बना हुआ भी है कि जो असंतृप्त अवस्था में जो मछली के यकृत में जो मछली का जो तेल पाया जाता है वो तो पहली बात तो असंतृप्त अवस्था में रहता है, और जो असंतृप्त अवस्था का परिभाषा क्या होती है कि वह सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो मछली का जो तेल है वह द्रव अवस्था में होता है और संतृप्त वसा होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए तीसरा क्या है, इसमें पूछा है आप लोगों का मवेशियों में भैंस की किस विशिष्ट नस्ल के दूध में वसा, जो वसा क्या होती है, फैट की सर्वाधिक पाई जाती है, की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब मवेशियों जो पशुओं में जो भैंस होती है, उस भैंस की किस प्रकार की जो नस्ल होती है उसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो अभी आप लोग हम बताए थे कि जो भदावरी नस्ल होती है भैंसों में, उसके दूध में सबसे ज्यादा वसा, सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। तो इसका करेक्ट या सही उत्तर क्या करिएगा आप लोग, तो भदावरी करिएगा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक लोहे या फी की सर्वाधिक मात्रा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। अभी इसको हम पढ़ाए थे आप लोगों को, और देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन के आया है, किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है आप लोगों की, तो पालक में पाई जाती है। लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो पालक में पाई जाती है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, अब देखिए पांचवा क्या है कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक कुल 17 खनिज लवणों में से कौन सा एक दीर्घ मात्रिक खनिज जिसकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है का उदाहरण है। देखिए अभी हम इसको बताए थे आप लोगों को, किसकी आवश्यकता, देखिए सबसे क्या क्वेश्चन है कि दीर्घ मात्रिक खनिज लवण है और इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए लोहा तो होगा नहीं, आयोडीन होगा नहीं, कोबाल्ट होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम। इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को सबसे ज्यादा होती है। और इसके प्रकार कितने होते हैं, तो सात प्रकार के होते हैं ये। और देखिए जो सोडियम है यह क्या होता है, यह दीर्घ मात्रिक खनिज लवण में आता है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को सबसे ज्यादा होती है, ठीक ना। तो हो गए आप लोग के आज के जो भोजन के स्रोत, चौथे क्लास जो आप लोगों का था, चौथा क्लास, इसमें आप लोगों के भोजन के स्रोत जो वसा को बताए आप लोगों को, और प्रोटीन के बारे में बताए, और खनिज लवण के बारे में बताए, और इससे आप लोग के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आप लोगों को पूरा क्वेश्चन को करा के दिखाए कि कैसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, ठीक ना। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को कहीं अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दिया करिए, जैसे कोई लोग तैयारी करते हैं वहां भी भेज दिया करिए, तो इससे थोड़ा हमारा भी लाभ हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो ऐसे इतना आप लोग से निवेदन है कि इतना आप लोग काम कर लिया करिए और लाइक कर दिया करिए, ठीक। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोग फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि उतना हार्ड फिजिकल निकाल के अगर जाएंगे सब कुछ आपका हो जाएगा, और अगर रिटर्न में आप रह जाएंगे तो बहुत दुख होता है। तो ऐसा काम मत करिएगा, सब कुछ साथ में लेके चलना आप लोगों को, और 100% जोश और जुनून ऊर्जा के साथ आप लोगों को तैयारी करनी है। लेना है तो इसी भर्ती में लेना है, ठीक ना। ये नहीं कि अगली बार जो कुछ करना है इसी साल करना है, इसी जो भर्ती आएगी इसी में करना है। अपना 100% लगाइए, और जब 100% लगाएंगे ना तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर होगा, सिलेक्शन तो होगा ही। अगर सच्चे दिल से मन से अगर चाह लेंगे कि वर्दी हमको चाहिए तो जरूर मिलेगी, ठीक ना। अगर किस्मत का ही खेलेगा तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो मिल जाएगी जरूर, ठीक ना। देखिए मेहनत आपकी 99% रहती है, ठीक ना।
और जो बचता है उसका वो किस्मत रहती है। तो बस अपने मेहनत पे, खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे बिलीव करिए, हमको करना है तो हम ही करेंगे, ठीक। और इसके बाद अगली क्लास में फिर आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्यों देखिए जो आप लोगों की रणभूमि सीरीज लेके आए ना, इसमें आप लोगों को जितना भी साइंस से क्वेश्चन बनता है, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है, सबको आप लोगों को बारीकी से विस्तार से पढ़ाएंगे इसी तरह। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, करिए, कमेंट करेंगे तो फिर हम उसको देख के उस पर रिप्लाई देंगे, ठीक ना। तो अब क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। आप अपना आप लोग ख्याल रखिए और तैयारी जोश और जुनून के साथ करिए।